हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव तमीजा आज आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में हम अपना बैलेंस शीट का पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स पूरी बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई थी। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद एक हमारा नया टॉपिक है आज, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी भी बच्चे ने अपनी बैलेंस शीट का पार्ट रिवाइज नहीं कर रखा है, प्लीज़ उसको रिवाइज करके आओ, फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना, जब भी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। आज की क्लास में सिर्फ आप सिर्फ नोटिंग करते रह जाओगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉजिक बिल्कुल नहीं पता होंगे। तो प्लीज़ बैलेंस शीट का पोर्शन, जो पूरी बैलेंस शीट है, जो नोट्स हैं, क्या क्या चीज़ें किस हेड के अंदर आती हैं, उसको रिवाइज करके आओ। उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कर दो। हमारी जो बैलेंस शीट होती है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अपने 4 मेजर हेड हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड के अपने 3 सब हेड, शेयर कैपिटल समझा रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आरटीजे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका कोई सब हेड नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो मेजर हेड आया वो आया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अपने 4 मेजर हेड, मतलब 4 सब हेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इनकी अपनी अलग चीज़ें आती है, जिसमें डिवेंचर्स, ये सब चीज़ें शो करते हैं हम। डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी बेटा 4 सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इनके अंदर के सब हेड क्या है वो चीज़ मैंने डिस्कस नहीं करी है। एसेट्स के अंदर 2 चीज़ें, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला मेजर हेड जो आएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट मेजर हेड जो सब हेड आएगा नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आता था अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर ऐसे ही नेक्स्ट मेजर हेड आएगा करंट एसेट। करंट एसेट के अपने सब हेड हैं 6, जो मेजर हेड हैं, सब हेड कह लो। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के अलावा एक चीज़ और होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट, जो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, मतलब बैलेंस शीट के अंदर कोई हेड या सब हेड नहीं है, इनको हम शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो अभी हमारा एक अलग से टॉपिक है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट का। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है ये आप लोग अपनी 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो। एक ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड करती है एक इवेंट की हैपनिंग पर। एक ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड करती है एक इवेंट की हैपनिंग पर। सपोज बेटा आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रखा है, पहले नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए हो 11th क्लास में, उसमें क्या होता था, जो सेलर ड्रॉअर होता था, बिल बनाता था किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर। जो सेलर होता था या जो ड्रॉअर होता था वो बिल बनाता था ड्रॉई के ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ, ये नोट नहीं करना है अभी आपको, आप सिर्फ समझ रहे हो। सपोज ए ने सामान बेचा किसको, बी को, 10,000 रुपये का। ए कौन होगा, सेलर, ये ड्रॉअर है, ये बिल बनाएगा और बी को देगा। बी बन जाता था ड्रॉई। ये बिल बनाकर जब इसको देगा, बी इसको साइन करके एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, ए को। फिर आपने इसके बेटा 4 केसेस पढ़ रखे हैं। ये बिल को क्या करेगा, या तो रिटेन कर सकता है, बैंक के साथ डिस्काउंट करवा सकता है, एंडोर्समेंट होती थी, आगे किसी को दे देगा, या फिर होता था बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस। रिटेन में कोई दिक्कत नहीं। हमने डिस्काउंट पढ़ा था कि जब भी ड्रॉअर को मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे चाहिए होते हैं, वो बैंक के पास जाता है और उस बिल को क्या करवा लेता है, डिस्काउंट, बैंक से पहले पैसे ले लेगा मैच्योरिटी डेट पर। उसके लिए कुछ बैंक बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता था।
बैंक मैच्योरिटी डेट पर किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। बैंक ड्रॉई के पास गया, अगर ड्रॉई ने बी ने पेमेंट कर दी बैंक को, कोई चेक करने मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैच्योरिटी पर ड्रॉई ने देने से मना कर दिया पैसे किसको? बैंक को। मतलब अगर ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया किस केस में? जब बैंक से हमने बिल डिस्काउंट करवा रखा है, तो बैंक पहले गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, बैंक जाएगा ए के पास पैसे मांगने। तो ए की लाइबिलिटी कब होगी? जब उसने बिल डिस्काउंट करवाया और उसको कौन देने से मना कर दे? बी। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ए को बैंक को पैसे जब पे करने हैं, जब बी पेमेंट नहीं करेगा बैंक को मैच्योरिटी पर बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, अगर ए ने डिस्काउंट करवा रखा है, तो ये हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो अराइज हो भी सकती है, अराइज नहीं भी हो सकती। वो बेटा एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगी। अब ये क्या लिखा है बेटा? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, जो अराइज हो भी सकती है, अराइज नहीं भी हो सकती, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अ इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। जो किस पे डिपेंडेंट है? एक फ्यूचर इवेंट पे। मैंने बोला अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी जब भी ड्रॉअर को पेमेंट करनी है, तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। अगर ड्रॉई पेमेंट कर देगा तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो मे नॉट अराइज। और अराइज कब होगी? मे अराइज। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ जो फ्यूचर में इवेंट है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये हमारी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज बेटा हमारे फर्म के खिलाफ किसी ने केस कर दिया है, फर्म के खिलाफ किसी ने बेटा एक केस फाइल कर दिया है। अगर कोर्ट फर्म के फेवर में होता है तो हमें उसके लिए कोई कंपनसेशन पे नहीं करनी। लेकिन अगर फर्म के खिलाफ जो केस हुआ है, अगर हम केस हार जाते हैं, कंपनी केस हार जाती है, कंपनी को 1 करोड़ की कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी होगी कब? अगर हम फ्यूचर में केस हार जाते हैं। वो फिर से डिपेंड करेगा एक इवेंट की हैपनिंग पर। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज which may or may not arise, which may or may not arise because they are dependent on a event happening in future, जो एक बेटा इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, a claim is filed against the company in a consumer court by a customer। एक कंज्यूमर कोर्ट में बेटा कंपनी के खिलाफ केस हो रखा है, कंपनी के अगेंस्ट केस हो रखा है। द कोर्ट में होल्ड दैट द कंपनी एट फॉल्ट एंड में इम्पोज पेनल्टी। अगर कंपनी बेटा क्या आती है? डिफॉल्टर बन जाती है, तो कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इट में हैपन अदरवाइज ऑल्सो, क्या पता पे ना भी करनी पड़े। क्यों? अगर कंपनी केस जीत जाती है। अगर कंपनी के फेवर में डिसीजन आएगा तो कंपनी को पैसे नहीं देने, कंपनी के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा तो पैसे देने हैं। पैसे कब देने हैं? जब अगेंस्ट में आएगा। तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो बेटा साफ सीधी सी बात ये, वेदर दी कंपनी हैज़ अ लाइबिलिटी और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट। जो नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाते हो, जैसे शेयर कैपिटल वगैरह के, कैश एंड कैश क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ऐसे बेटा इसको एक अलग से कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट के एक नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसको डिस्क्लोज करते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स, ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके किसको? यूजर्स को। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी अलग से शो नहीं होगा। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल देखो। सबसे पहला बिल वाली बात करी, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। जो भी ड्यू नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी फ्यूचर में तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। कंपनी के अगेंस्ट बेटा कोई भी क्या आ रखे हैं? क्लेम आ रखे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है पैसा देना है नहीं देना। वो कोर्ट के केस वाली हमने बात पढ़ी।
तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये चीज़ ध्यान रखना, जिसका नहीं हुआ है एक बार प्लीज़ इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो एग्जांपल हमने देखे। एक तो क्लेम बेटा जो कंपनी के अगेंस्ट आ रखे हैं लेकिन अभी वो डेट की तरह कंफर्म नहीं हुए हैं, जो हमने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवा लिए बैंक से लेकिन अभी ड्यू नहीं हुए पेमेंट के लिए। बेटा एक होता है प्रपोज डिविडेंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बेटा काफ़ी बार आता है तो ध्यान रखना। ये प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप कैश फ्लो पोजीशन मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे उसमें भी आपका ये पॉइंट डिस्कस होगा। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज ऑल्सो शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको भी बेटा हम कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो करेंगे। प्रपोज का मतलब बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा है कि हम ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, पे करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होता है बेटा इसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, इसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। कई बार क्या होता है शेयर होल्डर्स बेटा जो डिविडेंड का अमाउंट है वो रिड्यूस कर देंगे, कई बार अमाउंट मना कर देते हैं कि कम पे करो, इतना डिविडेंड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी तरह हम प्रपोज डिविडेंड को क्यों शो करते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर हु मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। तो बेटा जो हमें डिविडेंड पे करना है तो शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को कम कर सकते हैं, तो ये प्रपोज डिविडेंड भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। जितना पे करना है, जितना बेटा डिविडेंड पे करना है, पेबल है अभी प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ध्यान रखना करंट ईयर का होगा, लास्ट ईयर का नहीं होगा। करंट ईयर का जो भी डिविडेंड है प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड नहीं, प्रपोज डिविडेंड, वो हमारा क्या होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि बेटा अभी शेयर होल्डर से अप्रूवल आनी बाकी है। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी कि अमाउंट कम करना है तो कम पे करना पड़ेगा, नहीं तो जितना है उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा था कंटिंजेंट लायबिलिटी का कंसेप्ट। एक लास्ट आया अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल। बेटा कोई भी ऐसा केस जिसके लिए कंपनी कंटिंजेंटली लायबल है, एक इवेंट फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगी, वो आपको कोई भी केस बनाकर दे सकते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में सेपरेटली शो नहीं होती, इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं ताकि जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं उसको इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है बेटा, वो लायबिलिटीज जो विच मे और मे नॉट अराइज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, किस पर डिपेंडेंट है, ऑन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर, एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस दैट, कंपनी के अगेंस्ट क्लेम हो रखा, केस हो रखा है, अगर कंपनी केस हार जाती है जब ही पेमेंट करनी है वरना पेमेंट नहीं करनी है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवा लिया, अगर ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर दे, फिर ड्यू नहीं हुए मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरिटी पर ड्रॉई ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो हमें ड्रॉअर को बेटा खुद से पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, ये भी हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों बेटा, शेयर होल्डर एक हमारा AS4 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वो हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कभी रेलेवेंस आए तो AS4 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग क्या है, शेयर होल्डर बेटा प्रपोज डिविडेंड को जो अमाउंट है वो कम भी कर सकते हैं, कई बार ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो या जितना है उतना ही पे करना पड़ेगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा ज़्यादा करना है, कम पे करना है या उतना ही पे करना है, तो ये भी फ्यूचर में डिपेंड करेगा। और कोई भी क्लेम जिसके लिए बेटा कंपनी कंटिंजेंटली लायबल है, तो जिसका भी रहता है एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकता है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ बेटा जो आपकी आई वो क्या आई, कमिटमेंट। अब कमिटमेंट क्या होती है,
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। क्या मतलब सलमान खान जो कमिटमेंट कर रहा है, जो भाई वादा कर दिया, ये एक निब्बा वादा कर रहा है, निब्बी से प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मेरी बच्चों की माँ बनोगी, मतलब तुम मेरी बीवी बनोगी, हम जन्म जन्म तक साथ निभाएंगे। जो कमिटेड लोग होते हैं, नहीं बेटा, हम उस कमिटमेंट की बात नहीं पढ़ रहे हैं। कमिटमेंट हम जो बात कर रहे हैं वो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। कमिटमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब पैसे से रिलेटेड है। ड्यू टू एक्टिविटीज अग्रीड टू बाय द कंपनी। कमिटमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो पैसा है कमिटमेंट कर रखी है। ड्यू टू एक्टिविटीज अग्रीड टू बाय द कंपनी, अग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन फ्यूचर, जो कर रही है कि भाई फ्यूचर में हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, या बेटा हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि भाई हम पैसा अभी कुछ आपको दे दिया, बाकी पेमेंट बाद में कर देंगे। कमिटमेंट है कि मैं इस टाइम तक आपको पैसे वापस कर दूंगा। हमने एक घर खरीदा, घर में बेटा कितने पैसे लगा दिए? मैं कहता हूँ 10 करोड़ रुपए लगा दिए। अब मैं कह रहा हूँ कंपनी जो बेटा बिल्डिंग परचेज करी 10 करोड़ की, कुछ पैसे पे कर देती है 6 करोड़, कह रही है बाकी आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर आपको बेटा ये हम पे कर देंगे बाकी 4 करोड़ रुपए। तो ये कंपनी की कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो कंपनी ने अग्री हुए हैं, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में होने हैं। ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, जो हमारी बेटा करंट लायबिलिटी भी बन सकती है वैसे। तो फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, वो हमारी कमिटमेंट है। जैसे अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। जो एस्टिमेटेड अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट्स का रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। अब क्या मतलब है इसका? सपोज कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, उसका काम कुछ हो गया है, बाकी काम अभी होना बाकी है। जैसे जैसे काम होता रहेगा हम पेमेंट रिलीज करते रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो एस्टिमेटेड अमाउंट, कुछ एक एस्टिमेटेड अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं बेटा किसी कैपिटल अकाउंट पर जिसकी हमने कोई रिकॉर्ड नहीं कर रखा, पेमेंट अभी पूरी नहीं कर रही है। जैसे अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा वो 6 करोड़ 4 करोड़ वाला। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। अनकॉल्ड लाइबिलिटी क्या होती है? जो पैसा नहीं मांगा बेटा, जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो एक शेयर होल्डर जितने भी शेयर्स होल्ड करता है उसकी फेस वैल्यू तक उसकी लाइबिलिटी है, जितने में उसने बेटा वो परचेज करा है। 10 रुपये में से 8 रुपये पे कर दिए तो 2 रुपये पे नहीं करे, कंपनी ने मांगे नहीं, तो अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। जो अनकॉल्ड लाइबिलिटी है किसके ऊपर? शेयर्स पे, या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट जो पार्टली पेड है जिसकी हमने अभी पेमेंट पूरी नहीं करी है। उसके बाद आया अदर कमिटमेंट्स, कुछ आ जाती हैं नेचर टू बी स्पेसिफाइड, जिसका नेचर स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो कमिटमेंट क्या है बेटा? वो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो ड्यू हुई है बेटा किस एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कंपनी ने एंटर कर ली है, अंडरटेक कर ली है, लेकिन वो होगी कब? अभी नहीं, फ्यूचर में। कोई भी एस्टिमेटेड अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट का जो बेटा अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है कैपिटल अकाउंट पर। कोई भी अनकॉल्ड लाइबिलिटी शेयर्स पर, मतलब जिसकी पेमेंट अभी करनी बाकी है, पैसा ही नहीं मांगा, तो कंपनी का लॉस होगा, कुछ भी होगा, कंपनी बेटा पैसा मांग सकती है। तो जो अनपेड अमाउंट होगा, जब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बात पता है आप लोगों को, तो जो भी अनपेड अमाउंट होगा हमें सिर्फ वही पे करना है, इसके अलावा कुछ पे नहीं करना। और कोई भी अदर कमिटमेंट, इसको यहीं पे पॉज कर सकते हो और एक बार इसको नोट कर सकते हो। अब जो हम आगे क्लास में देखने वाले हैं वो बेटा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आपके सामने आ रखे हैं, वो भी दिखाऊंगा, जो नहीं आ रखे वो भी करेंगे। लास्ट क्लास में भी कुछ हमने इलस्ट्रेशंस करी थी,
तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ मैं। आप लोग अपने पास इलस्ट्रेशन 24 निकाल रहे हो। अब ये बेटा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 1 मार्क का भी आ सकता है। तो 4 मार्क्स से ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन जो है। इलस्ट्रेशन 24 पेज नंबर है 1.35। गिव द हेड्स अंडर विच फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा गिव दी हेड्स, हेड बताने हैं। हेड का मतलब है मेन हेड, कि किस हेड के अंदर ये शो होंगे ये जो आइटम्स हमें गिवन है कंपनीज एक्ट में, कि जो बेटा शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 3 है, पार्ट 1 कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग हेड बोले हम। बेटा सब हेड भी देख लेंगे। सबसे पहले कॉलम मैंने बनाया सीरियल नंबर का, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आइटम, सीरियल नंबर, आइटम, मेन हेड। हमें हेड पूछा गया है तो बेटा हमें मेन हेड ही बताना है। सब हेड बेटा हम अपनी तरफ से खुद बता रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है हमसे। सबसे पहली जो आइटम गिवन है वो है मॉर्टगेज लोन। अब मॉर्टगेज लोन क्या होता है आपको अगर याद हो, बेटा हमने गिरवी रखकर कोई भी क्या ले रखा है, मतलब कोई चीज़ सिक्योरिटी की तरह डिपॉजिट कर रखी है, उसके अगेंस्ट क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। बेटा जब लोन लेंगे तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। मेन हेड जो है ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आपको याद हो नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 सब हेड होते थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या था बेटा, कंपनी ने जो भी पैसा ले रखा है बेटा, बोरो कर रखा है, लोन ले रखा है, वो डिवेंचर से ले, किसी बैंक से ले। बेटा मॉर्टगेज गिरवी रखेगी तो बैंक वगैरह से ही लोन ले रखा है, बैंक लोन भी हो सकता है, टर्म लोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो सब हेड होता था बेटा ये तो आएगा, देखो जो हम शो करते हैं वो करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, जो सब हेड आएगा वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लेकिन जो मेन हेड है वो आएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी का। कैसे है देख लेना बेटा। सपोज बैलेंस शीट बनाते हो, अगर नॉन करंट लाइबिलिटी दिखा रहे हो, नॉन करंट लाइबिलिटी का एक वो बनेगा हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका अगर नोट बनाते हो तो इस नोट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर यहाँ पर आप क्या लिख के आओगे, मॉर्टगेज लोन, ये अमाउंट यहाँ पर आएगा आपका नोट्स के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटी शो करते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का अगर नोट बना के जो दिखाओगे यहाँ पर दिखाओगे मॉर्टगेज लोन। तो मॉर्टगेज लोन का जो सब हेड है वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और मेन हेड ये बेटा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर शो होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है पेटेंट्स। सर पेटेंट्स तो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। हाँ सर। सर अब ये जो इंटेंजिबल एसेट है करंट एसेट तो नहीं है, ये हमारे फिक्स एसेट होते हैं। फिक्स एसेट 2 टाइप के, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। और सर ये जो आते हैं ये तो नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं, क्योंकि नॉन करंट एसेट के अंदर एक सब हेड आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अपने 4 सब हेड होते थे बेटा, अगर आपको याद हो। कौन कौन से, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये जो सब हेड है ये पेटेंट्स बेटा ये आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो ये जो सब हेड होगा वो तो हो गया फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कौन सा वाला पार्ट बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स। और ये जो इसका मेन हेड होगा जिसके अंदर शो होगा वो होगा नॉन करंट एसेट्स।
जब तक आपको बैलेंस शीट का एक एक चीज़ याद नहीं होगी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बेटा नेक्स्ट गिवन है इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? कंपनी ने जो भी पैसा क्या कर रखा है सर, इन्वेस्ट कर रखा है। ये भी हम पढ़ के आए हैं बेटा कहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट्स का जो सेकंड सब हेड था फिक्स्ड एसेट के बाद, वो क्या था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी अपने पास रिटेन करती है, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। और इसमें हमने कुछ 8 चीज़ें पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिवेंचर और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स और अदर इन्वेस्टमेंट नेचर टू बी स्पेसिफाइड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका मेन हेड भी क्या है, नॉन करंट एसेट्स, और इसका जो सब हेड होगा वो होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये हमारी एजम्पशन है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोले, मैं इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर रहा हूँ। जब तक आपको बैलेंस शीट के हेड सब हेड प्रॉपरली लर्न नहीं होंगे, अच्छे से लर्न नहीं होंगे, आपके लिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात है समझना इनको कि सर क्या कर रहे हैं, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा भी या नहीं आएगा। बेटा नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। सर हम बताएंगे, जनरल रिजर्व तो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बेटा ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आपका सब हेड है। लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस का मेन हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। आपको याद हो 3 चीज़ें आती थी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहीं बेटा वो तो दूसरी वाली होती थी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीज़ें आती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नेक्स्ट सब हेड जो आता था इक्विटी लायबिलिटीज का मेजर हेड था, वो था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमसे पूछा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें ये तो पता है जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, तो पहले अपने सब हेड कर लिया करो, उसके बाद मेजर हेड कर लिया करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मेजर हेड जो है, मेन हेड जो है वो है शेयर होल्डर्स फंड। जो नेक्स्ट है वो है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल तो सर करंट एसेट है, करंट एसेट है। करंट एसेट कौन से सब हेड के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल। 2 चीज़ें आती हैं, सब हेड तो आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। सब हेड लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स सब हेड। और ये किसके अंदर आता है हमारा मेन हेड, करंट एसेट्स के अंदर। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट होते थे, डेटर और BR। बिल्स रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल सब हेड, मेजर हेड जो है वो हो जाएगा करंट एसेट्स। नेक्स्ट है 10% डिवेंचर्स। कंपनी जो भी पैसा बेटा बोरो करती है लॉन्ग टर्म लोन के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हमारी 5 चीज़ें आती थी। तो ये सब हेड जो है वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और मेन हेड बेटा ये डिवेंचर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, तो मेन हेड आ जाएगा हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। आपको याद हो बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 5 चीज़ें आती थी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये जो 10 डिवेंचर्स है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा, सब हेड वो है, लेकिन मेन हेड, मेजर हेड जो है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज का। ये किसी का भी रहता है, एक बार यहीं पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकता है। तो ध्यान से नोट करना, पहले मेन हेड है फिर सब हेड है।
नेक्स्ट हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 28, 2014 का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 28, पेज नंबर 1.37। अंडर विच सब हेड, बेटा सब हेड पूछा है, ध्यान रखना। विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। पुराना क्वेश्चन है तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सीरियल नंबर, आइटम्स, मैं इसका आपको मेन हेड भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में नहीं बोला, ऊपर वाले क्वेश्चन में सब हेड नहीं बोला था, हमने करा था। मेन हेड नहीं बोले, हम वो भी करेंगे और सब हेड भी करेंगे, ताकि आपको चीज़ें लर्न होती रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपको बोल रखी है वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व याद हो तो बेटा, कैपिटल रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो भी नॉन रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर जो भी प्रॉफिट्स होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका जो सब हेड आएगा बेटा वो तो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी रिजर्व्स आएंगे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर चले जाते हैं। और इसका मेजर हेड जो आता है, मेन हेड, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। ये जैसे भी हम ऊपर उसका पढ़ के आए थे जनरल रिजर्व का, सेम वही चीज़ है। मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही क्या आता है, सब हेड उसका है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। मेन हेड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। और मैंने आपको पढ़ाया था अभी बेटा, जैसे डिवेंचर्स है, ये डिवेंचर्स पढ़े थे, 5 चीज़ें बताई थी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये शो होते हैं कहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। तो इसका जो सब हेड है वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सारी चीज़ें मैं आपको समझाकर आ चुका हूँ, बार बार याद करवा रहा हूँ ताकि याद आ जाए, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड, मेन हेड, सब हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बॉन्ड्स का सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और कहाँ पर मेन हेड है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। देख लेना ढंग से, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बेटा डिमांड पे रीपेबल है। ये हमारा सब हेड जो होता था वो होता था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर बेटा और चीज़ें, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट आता था, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टी जो पे करने होते थे विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। और इसका जो मेन हेड होता था वो होता था करंट लाइबिलिटीज़। अब डिमांड पे रीपेबल है तो कभी भी मांग सकते हैं, तो ये इसका सब हेड होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और मेजर हेड हो जाएगा, मेन हेड हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। जो नेक्स्ट है वो है व्हीकल्स। व्हीकल करंट, नॉन करंट, सोचो। मेन हेड है वो आएगा बेटा नॉन करंट एसेट, और ये फिक्स्ड एसेट है और व्हीकल को छू भी सकते हैं, तो फिक्स्ड। सब हेड जो आएगा
वो आएगा फिक्स्ड एसेट्स, और इसमें कौन सा, टेंजिबल एसेट्स। व्हीकल बेटा नॉन करंट एसेट मेजर हेड हो जाएगा, और सब हेड आएगा फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट गिवन है गुडविल। गुडविल का मेन हेड, ये भी नॉन करंट एसेट ही रहने वाला है। जैसे अभी हम ऊपर पेटेंट्स पढ़ के आए थे, और ये इसमें बस बेटा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कौन सा पार्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। तो मेन हेड नॉन करंट एसेट, और जो सब हेड है वो आएगा फिक्स्ड एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि गुडविल इनटेंजिबल नेचर की होती है लेकिन होती फिक्स्ड ही है। और ये हमारा CBSE 2014 का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। किसी का रहता है तो एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकता है। बेटा नेक्स्ट जो आइटम है वो है लूज टूल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था लूज टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछते हैं इसको, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछ ही लेते हैं। तो लूज टूल्स का जो सब हेड है, लूज टूल्स आता था बेटा इन्वेंटरीज के अंदर। सब हेड इन्वेंटरीज, ध्यान रखना बेटा राइट साइड पे लिख रहा हूँ, और मेन हेड हो जाएगा बेटा इसका करंट एसेट्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। आपको याद हो करंट एसेट का एक बेटा सब हेड था करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज जो बेटा हम बिजनेस में ट्रेड पर्पसेस के लिए रख रखा है, रॉ मटेरियल वगैरह रख रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रेडिंग के लिए एक्वायर कर रखा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स, ये इन्वेंटरीज के सब हेड के अंदर ही आते हैं। और इसका मेजर हेड जो मेन हेड है वो है करंट एसेट्स। ये जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कोशिश करो कि आप इसके आंसर खुद से दे पाओ, मेरे बोलने से पहले। सर ये लिखने वाले हैं, आपको खुद ही पता होने चाहिए। तो ये हो गया होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 33। CBSE 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। पढ़ाई लिखाई कर लो, कंपार्टमेंट के नहीं देने तो नहीं तो बेटा तुम्हारे पेपर में भी आ सकते हैं। अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, मेजर हेड भी बताना है सब हेड भी बताना है। The following items will be shown in the balance sheet of a company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। फॉर्मेट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, आइटम्स, मेजर हेड, सब हेड। ये जो कर रहे हैं बस यही करना है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला जो पूछा गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितना भी बैंक में बैलेंस पड़ा है उससे ज़्यादा अगर हम लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारी एक करंट लाइबिलिटी होती है। मेजर हेड जो आएगा वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर किस चीज़ें, ये आता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। ये आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर, जैसे लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट।
ये सब चीज़ें अंदर आती हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के सब हेड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आया चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड बेटा आपको याद हो एक चीज़ पढ़ाई थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा करंट एसेट्स के अंदर आता है। मेजर हेड करंट एसेट जो कैश है, कैश के बराबर है, तो उसका सब हेड आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इजी है, फिर से सेम चीज़, लूज टूल्स। अभी देखते हैं बेटा जितने क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट हर उसमें लूज टूल्स आएगा ज़रूर। लूज टूल्स अभी पढ़ा। लूज टूल्स का मेजर हेड करंट एसेट्स, और ये आता है इन्वेंटरीज के सब हेड के अंदर। याद कर लो इसको तो बेटा, इम्पोर्टेंट है ये। लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही गिवन है, कोई नाम नहीं गिवन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक अलग से अपना सब हेड है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का सब हेड हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ये आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इसका मेजर हेड जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मेजर हेड करंट लाइबिलिटी और सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। चेक्स इन हैंड आपको पता है करंट एसेट है और कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। लूज टूल्स करंट एसेट है, इन्वेंटरीज के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उसका सब हेड ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लेकिन मेजर हेड है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़। किसी का रहता है तो एक बार वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 35। इलस्ट्रेशन 35 पेज नंबर 1.40। फिर से कुछ नहीं करना, फिर से मेजर हेड सब हेड ही बताने हैं। इस बार सब हेड पूछेगा, ये मेजर हेड हम बता देंगे खुद से। Under which subheading will the following items be placed in the balance sheet of a company as per Schedule 3 of Part 1 of the Companies Act 2013? Illustration 33 जो हमने करी, ये CBSE 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, पेपर का है, ध्यान रखना, बता दिया था पहले। Illustration 35 अभी 1-2 साल पहले ही आके क्या है, CBSE 2019 कंपार्टमेंट, ध्यान रखो, पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे भी अटेम्प्ट ऐसे ही लिखे होंगे बेटा। सीरियल नंबर, आइटम्स, मेजर हेड पूछा नहीं है लेकिन हम खुद बताएंगे, और सब हेड हमसे सिर्फ सब हेडिंग पूछी है, मेजर हेड हम खुद बता देंगे। बेटा सबसे पहले आया पेटेंट्स, रिपीट है सर, रिपीट है सर, रिपीट है। पेटेंट्स जो है बेटा कहाँ पर आता है सर, एक तो फिक्स एसेट है लेकिन इंटेंजिबल, तो मेजर हेड हो जाएगा आपका सर नॉन करंट एसेट्स,
और सब हेड हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। चलो जी, बहुत अच्छे। पेटेंट्स, मेजर हेड नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है, और सब हेड हो जाएगा इसका फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आया वो आया अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड क्या है बेटा? जो भी हमें डिविडेंड पे नहीं करा, जो शेयर होल्डर्स ने अभी क्लेम नहीं करा है कंपनी की, बेटा ये करंट लाइबिलिटी होती है। तो इसका जो मेजर हेड है वो आएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर, लेकिन जो इसका सब हेड है वो आता है अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। अनपेड डिविडेंड का मेजर हेड जो है वो करंट लाइबिलिटीज है, और ये अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो होता है। याद होगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमने कुछ 10 चीजें पढ़ी थी। इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड ऑन बोरोइंग्स, interest accrued but not due on borrowings, interest accrued and due on borrowings, interest income received in advance, current maturity of long term debt, अनपेड डिविडेंड जो डिक्लेयर हो गए लेकिन बेटा अभी शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं करा, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी के सब हेड के अंदर आएगा, और इसका मेन हेड है करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की बेटा सेम ही चीज आएगी बिल्कुल। जब भी कोई शेयर होल्डर एडवांस में हमें पैसा पे कर देता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, एप्लीकेशन पर ओवर सब्सक्रिप्शन है, जब भी वो केस हो सकता है, तो सेम ही चीज मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज और सब हेड आएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। तो कॉल्स इन एडवांस भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मार्क करते रहना इसके पास, मतलब अपने साथ साथ इसको जो जो चीज़ बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट वो पेपर में ज़्यादा आती है। नेक्स्ट पार्ट जो गिवन है चेक्स इन हैंड। देखो बेटा फिर से रिपीट हो गया। चेक्स इन हैंड हमें पता है हमारा करंट एसेट है, मेजर हेड करंट एसेट्स भी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करके आए हो, लेकिन ये बेटा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। तो चेक्स इन हैंड फिर से रिपीट हुआ, करंट एसेट और मेजर हेड करंट एसेट और सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ये भी रिपीट है, ये भी कर रहा था वैसे अपने अभी क्वेश्चन। बिल्स पेबल जैसे बेटा हमने बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था, वो करंट एसेट के अंदर आता था, तो बिल्स रिसीवेबल आएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो करंट लाइबिलिटीज का जो सब हेड है वो आएगा ट्रेड पेबल्स। जैसे बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था वो करंट एसेट होता है, तो बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, और सब हेड आता है ट्रेड पेबल जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल शो होते हैं।
सिक्स्थ है ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट है, ये जो मेजर हेड है ये आएगा नॉन करंट एसेट्स। ऑफिस इक्विपमेंट है, देख सकते हो, छू सकते हो, तो फिक्स्ड एसेट है। पहली बात, करंट एसेट नहीं है, जब भी नॉन करंट एसेट लिखा है। फिक्स्ड एसेट के अंदर ये आएगा टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। सर रिपीट है, सर रिपीट है। मेजर हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मेजर सब हेड और शेयर होल्डर्स फंड सब मेजर हेड। एक लास्ट है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट बेटा हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर शो होता है। मैंने भी आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सब हेड, और ये आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। पब्लिक डिपॉजिट्स का जनरली पैसा बेटा कंपनी को 3 साल तक के लिए मिलता है। जब भी कंपनी डायरेक्टली बेटा पैसा रेज करती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। पेटेंट्स, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट, अनपेड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस इंपॉर्टेंट बताया। ये रिजर्व्स वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट्स आपको समझ आ रहे होंगे। तो जितने क्वेश्चन पढ़ोगे, जो जो बेटा चीज़ें रिपीट हैं वो आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो जिसका भी रह गया है। मैं नेक्स्ट पे टर्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 26। पेज नंबर 1.36। एक फॉर्मेट पहले ही बना लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले पता ही है करना है। आइटम्स, मेजर हेड, सब हेड। देखते हैं बेटा, अंडर विच हेड एंड सब हेड्स, मतलब बेटा मेजर हेड सब हेड बताने। विल द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा सबसे पहले उसने बोला सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व है, रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व है, सब हेड आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस का मेजर हेड जो होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। अभी तक कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो भी रिजर्व्स आएंगे, सब हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर हेड, शेयर होल्डर्स फंड।
बेटा नेक्स्ट हमें गिवन है माइनिंग राइट्स। पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर नोटिंग कर सकते हो, पोज करके एक बार समझ जरूर लो। लेकिन पहले माइनिंग राइट्स। अब माइनिंग राइट्स तो अगर याद हो बेटा ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट तो फिक्स्ड एसेट के अंदर ही आएगा। सब हेड होगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में कौन सा? इंटेंजिबल, नीचे लिख देता हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। और बेटा मेजर हेड हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। मेजर हेड हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में ही कवर करा था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को शो करने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तो हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखा सकते हैं और डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पर शो कर सकते हैं, नहीं तो डेटर्स को नेट वैल्यू पर शो करना है तो उसमें से डिडक्शन दिखा सकते हैं। तो मेजर हेड बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डेटर के अंदर से माइनस होगा, याद होगा ट्रेड रिसीवेबल होता था, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स माइनस प्रोविजन प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो मेजर हेड आएगा करंट एसेट्स, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर आएगी। और ये कैसे शो होगा? एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। माइनिंग राइट्स नॉन करंट एसेट्स। और सब हेड आएगा फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दो तरीके हैं बेटे, बोलता बेटा ज़्यादा बेटर तरीका सेकंड वाला है, करंट एसेट्स मेजर हेड और डिडक्शन बेटा ट्रेड रिसीवेबल। डाइटर में से जाएगा, अब डाइटर बेटा ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, उसके अंदर शो होते हैं, तो एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। जिसका भी रहता है एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन 25। फिर से एक बार पहले ही कॉलम बना लेते हैं। सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेड, सब हेड। इलस्ट्रेशन 26 जो आपने करी है CBSE 2013 का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 25 कर रहे हो, ये पेज नंबर 1.35 पे है। ये भी CBSE 2013 का क्वेश्चन है। Under what heads and subheads the following items will appear in the balance sheet of a company as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013? बेटा सबसे पहले गिवन है टैक्स रिजर्व। रिजर्व है, मेजर हेड आपको पता है कौन सा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड।
तो टैक्स रिजर्व है, कोई भी रिजर्व बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जाते हैं, और मेजर हेड इसका आता है शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक हमारा होता है करंट एसेट, करंट एसेट्स के अंदर एक हमारा सब हेड था इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड रखा है ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और एक चीज़ और पड़ी थी लूज टूल्स, वो बेटा इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स सब हेड आएगा इन्वेंट्रीज, और मेजर हेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा करंट एसेट्स। नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफ़ी बार आता है पेपर में। एक गड़बड़ हो गई है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स वाला जो पार्ट है आपका बेटा ये थर्ड पार्ट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाला ये फोर्थ पार्ट है। सेकंड पार्ट अभी मैं नीचे कर देता हूँ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आपका थर्ड पार्ट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आपका ये फोर्थ पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी मैं नीचे कर रहा हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर आपको ये याद हो बेटा, रिडम्पशन के टाइम पे जब प्रीपेमेंट करनी डिवेंचर्स के प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे करना है, 100 रुपये की चीज़ है उसको 110 रुपये पे करने हैं, तो ये हमारा जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। ये जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, और ये जाता था बेटा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। आपको याद हो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता था बेटा, वो लाइबिलिटीज़ जो बाकी सारी लाइबिलिटीज़ के अंदर नहीं आती वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगी, जैसे ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जो इंक्लूड होते हैं ट्रेड पेबल के अंदर, जो 12 महीने के बाद पे करने हैं, या कोई भी अदर्स, उसमें बेटा ये चीज़ें आ जाती थी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, जो भी प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पर। अगर डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर शो, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर शो रहे हैं, रिडम्पशन बेटा टाइम पर जब प्रेफरेंस शेयर्स की होती है तो उन पर भी हमें कई बार प्रीमियम पे करना पड़ता है। सेकंड पार्ट अब कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बेटा कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? कंपनी को जब बेटा हमारी एक तो करंट लाइबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा था करंट लाइबिलिटी, और उसमें वो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर शो होगी कॉल्स इन एडवांस, जब कंपनी को बेटा पहले ही पैसा रिसीव हो जाता है ड्यू होने से पहले, अब कंपनी की वो लाइबिलिटी है, अब कंपनी को बेटा उस पर इंटरेस्ट भी क्या करना है, पे करना है, इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस पर। तो कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट दोनों ही बेटा किस पर जाएगा, मेन हेड करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ध्यान रखना कॉल्स इन एडवांस हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो, मैं पीछे इंपॉर्टेंट लिखवा के आया हूँ कॉल्स इन एडवांस को, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। सेकंड पार्ट था सॉरी। तो फर्स्ट ये हो गया टैक्स रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, स्टोर्स एंड स्पेयर, इन्वेंटरीज और करंट एसेट, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर अदर लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सेकंड हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट आया फिफ्थ लूज टूल्स। ये तो अब बेटा आप खुद भी कर सकते हो सर। लूज टूल्स का सब हेड है इन्वेंट्रीज, और इसका जो मेजर हेड है वो है करंट एसेट्स।
ये तो अब इम्पोर्टेंट लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। अभी तक 3 या 4 बार बेटा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपको आता है इजी सा, बैलेंस विद बैंक्स, बैलेंसेस विद बैंक्स। बैंक के साथ बेटा पैसे रखे हुए हैं, जो पैसा रखा हुआ है बेटा वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है, और करंट एसेट्स में किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर सकते हो। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। बैक क्वेश्चन 22 आपका होमवर्क है, बैक क्वेश्चन 22 और बैक क्वेश्चन 29 दोनों ही पेपर के क्वेश्चन हैं। एक 2016 कंपार्टमेंट, एक 2017। ये आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क में होंगे। बैक क्वेश्चन 22 और 29, 22 एंड 29, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुदा हाफिज़।